हाँ तो बच्चे, आप सभी को जिस चीज का बड़े बेसब्री से इंतजार था, आज वो चीज आपके सामने। यानी बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस पड़े, इतने मैसेज भरे पड़े हैं कि सर, यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के लिए तो आपने कर दिया, इंग्लिश मीडियम का क्या होगा? यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी कुछ करिए। हाँ तो बच्चे, आपका द वेट इज ओवर। आज से आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम के भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन बच्चे, मैं सबसे पहले आपका रिस्पांस देखूंगा। यानी आज आपका बच्चे बायोलॉजी का पहला क्लास है ना, यानी बायोलॉजी का डेमो है। तो अगर आपका रिस्पांस बढ़िया देखते हैं कि आपको जरूरत है एक्चुअल में, या फिर केवल कमेंट करते थे, केवल कमेंटबाजी में कि सर हमें जरूरत है जरूरत है। अगर बच्चे आपको वास्तव में जरूरत है तो आप इस वीडियो पे प्यार दिखाइएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कोई प्यारा सा कमेंट सर के लिए कीजिएगा। फिर अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहता तो आपके लिए आगे क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी इंग्लिश मीडियम की सारे सब्जेक्ट के। तो हमारे बीच में आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हाजिर है यहाँ पे आशीष सर। और आशीष सर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बस आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है। सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, और सर का पढ़ाया हुआ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपता है, 100% सर के पढ़ाए में से आता है। तो आप सभी लोग सर के जुबान से ही समझ लीजिए कि क्या सर का कंटेंट रहेगा, सर आपको कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपने वेदा एकेडमी के द्वारा मुझे ढेर सारे बच्चों से कनेक्ट होने का मौका दिया। तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद अब हम देखेंगे यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर मैं इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। आगे वाला लेक्चर जो होगा वो मैं हिंदी में हमारे द्वारा हिंदी में अपलोड किया जाएगा। आपके रिस्पांस को देखते हुए जैसा आपका रिस्पांस रहेगा वैसा ही लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं हम लोग जीव। क्या कहते हैं? जीव। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इन दोनों टॉपिक को, इन दोनों वर्ड को सबसे पहले हमें समझना होगा। तो जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आर.एच. विटेकर का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसमें आर.एच. विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को, यानी ऑल ऑर्गेनिज्म को पांच क्लासेस में बांटा है, 5 किंगडम में बांटा हुआ है। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, और चौथा है प्लांट, और पांचवा है एनिमल। तो जब हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो आपके जो लेवल पे, आपके 10th के लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम केवल 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। जब आप 11th में जाएंगे तो आपको यही ऑर्गेनिज्म, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नहीं नहीं सही है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा जाएगा, जो कि आर.एच. विटेकर ने उसका क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ पे आपको केवल 2 ही किंगडम में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहला है आपका प्लांट और दूसरा है एनिमल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का मतलब समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
जैसे आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल में ही कैटेगराइज कर दिया गया है। चलिए अब बिना समय गवाए मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान संतान को जन्म देना। तो रिप्रोडक्शन जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। रिप्रोडक्शन आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका री और एक है प्रोडक्शन। एक क्या है री और एक क्या है प्रोडक्शन। अब बायोलॉजी में हर एक वर्ड का मतलब होता है। जब आपसे कहा जाए कि बुक ओपन कीजिए, यानी ओपन योर बुक, यानी आपकी किताब बंद थी और आपने उसको ओपन कर दिया, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए रीओपन, इन दोनों को मतलब समझिए, एक कहा जाए आपसे ओपन और एक कहा जाए रीओपन। तो रीओपन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी पुनः खोलिए, ठीक है। एक बार आपने खोला बुक, ओपन किया, फिर बंद कर दिया, उसके बाद आपने पुनः ओपन किया। वैसे ही यहाँ पे री का मतलब क्या होता है, पुनः, यानी दोबारा, यानी अगेन, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन, यानी बार बार प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिक डिफिनीशन हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन की बेसिक डिफिनीशन अगर पूछ ली जाए, आपके अगर एग्जाम में आ जाता है कि रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे। तो रिप्रोडक्शन का बहुत ही फेमस डिफिनीशन है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव, गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने समान जीव को उत्पन्न करता है। तो क्या है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने समान जीव को उत्पन्न करता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यंग वंस का मतलब क्या होता है, यंग वंस का मतलब होता है संतान। क्या होता है, संतान। चलिए आगे हम देखते हैं। तो अब आ गया है भाई साहब, व्हाट अ गैमीट। गैमीट क्या है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको गैमीट समझना होगा, उसके बाद हम देखेंगे स्पोर। गैमीट और स्पोर में डिफरेंस भी देखेंगे कि गैमीट क्या है और स्पोर क्या है। अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि गैमीट और स्पोर क्या है। कुछ नहीं है, दोनों एक सेल हैं। गैमीट और स्पोर की डिफिनीशन देखेंगे हम लोग। तो पढ़ते हैं, अ मेल और फीमेल सेल, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, ज्वाइंस, जुड़ती हैं, विथ अ सेल, एक सेल से, ऑफ अपोजिट सेक्स टू फॉर्म अ जाइगोट। तो क्या है गैमीट, एक होता है मेल और एक क्या होता है, फीमेल। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ये आपका हो गया मेल का सिंबल, ये हो गया फीमेल का सिंबल। मेल और फीमेल में होता है मियोसिस, मेल सेल और फीमेल सेल में हो जाता है मियोसिस, तो बन जाता है गैमीट। क्या बन जाता है, गैमीट। अगर मेल के सेल में मियोसिस हो रहा है तो वहां पे जो गैमीट बनेगा वो होगा आपका मेल गैमीट, और अगर फीमेल के सेल में मियोसिस हो रही है तो वो क्या बनेगा वहां पे, फीमेल गैमीट। अब अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का एक नाम दिया गया है। मेल गैमीट को ह्यूमंस के केस में कहते हैं स्पर्म्स, और फीमेल के केस में कहते हैं ओवम और एग।
चाहे आप ओम कह दीजिए चाहे एग कह दीजिए। अब यहाँ पे सर आप ये क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि मेल और फीमेल सेल डेट ज्वाइंस, मेल और फीमेल सेल्स, यहाँ पे मेल सेल्स कौन है? स्पर्म, और फीमेल सेल्स कौन है? ओवा। ये दोनों ज्वाइन करके जाइगोट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जाइगोट। तो मेल स्पर्म और फीमेल का ओवा मिल करके क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक है, क्या बन जाएगा? जाइगोट। यानी कुल मिला के गैमीट में जब फ्यूजन होता है, गैमीट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है? जाइगोट। तो यहाँ पे गैमीट हम लोगों ने देखा कि गैमीट क्या है। तो गैमीट कुछ नहीं है, एक प्रकार का सेल है। मेल वाला मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल वाला फीमेल गैमीट बनाएगा, और जब दो गैमीट आपस में मिल जाएंगे तो हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, और अगर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बन जाएगा गैमीट। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जाइगोट। और हमेशा ध्यान रखना, मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं। फीमेल गैमीट भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। इसको भी हम एन से डिनोट करते हैं। और मैथ में आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एन और एन जब मिल जाता है तो कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे सर 2n। एन एन मिलकर कितना हो जाता है? 2n। तो जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं 2n से। किससे डिनोट करते हैं? 2n से। और हैप्लॉइड को n से। तो एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जब मियोसिस होती है, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पे देखिए ह्यूमंस के केस में ह्यूमंस कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। और अगर ह्यूमन सेल में मियोसिस हो जाती है तो क्या बन जाता है? स्पर्म। और मियोसिस में हमेशा क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाता है? हाफ। यानी मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है, और उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। यानी अगर ह्यूमन में आप लोगों को पता होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में भी कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। और 46 का हाफ करेंगे तो ओवम में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 23। और स्पर्म में कितने रहेंगे? 23। और जब 23 और 23 क्रोमोसोम मिल जाएंगे तो बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट 23 और 23 मिलकर कितना हो जाएगा? 46। यानी जाइगोट हमारा कैसा हो गया? 2n। और ह्यूमन कैसे होंगे? 2n। और सभी लोग जानते होंगे, हम लोग जब अपनी मदर के पेट में थे तो फर्स्ट जो सेल बनी थी, जो डिप्लॉइड सेल बनी थी हमारी, वो क्या थी? जाइगोट थी। क्या थी? जाइगोट। तो जितने धरती पर इस समय जितने भी लोग हैं वो सब सबसे पहले किसके फॉर्म में थे? जाइगोट के फॉर्म में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गैमीट क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिए गैमीट किस में बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब मेल और फीमेल दो लोग होंगे तो दो लोग गैमीट बनाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको, स्पर्म इन केस ऑफ मेल और ओवम और एग इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्पोर के बारे में कि स्पोर क्या होता है। तो स्पोर जो होता है वो मेनली प्लांट्स बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पोर्स के बारे में कि स्पोर्स क्या होता है। इसको कर लेते हैं रफ पहले, ताकि लिखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाए हम लोगों को। चलिए देखते हैं स्पोर्स क्या है। ये भी एक प्रकार का क्या है? सेल। कौन सा सेल? सिंगल सेल। यानी ये भी कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ठीक है गाइस। और आगे ये क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। यानी ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया। स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स स्पोर बना सकते हैं, फंजाई बना सकता है, बैक्टीरिया बना सकता है। जैसा कि गैमीट में आपने देखा कि मेल और फीमेल दो गैमीट की आवश्यकता थी फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि जाइगोट बन सके।
लेकिन स्पोर के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई प्लांट या कोई बैक्टीरिया या कोई फंजाई स्पोर बना रहा है तो केवल एक ही स्पोर से वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे कि चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन जैसा कोई भी चीज नहीं है कि दो स्पोर्स कोई मिल रहा हो और फर्टिलाइजेशन होकर के नया प्लांट बन जा रहा हो। यहाँ पे केवल एक ही स्पोर काफी है पूरे प्लांट को बनाने के लिए। आगे देखिए, इट डज नॉट नीड टू मीट और फ्यूज विथ एनी अदर सेल। जैसा कि मैंने बताया कि इसको किसी और स्पोर की आवश्यकता नहीं है फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ये एक अकेला काफ़ी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बिहारी सब पे भारी। तो ये जो स्पोर है बिहारी है, इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अकेला काफ़ी है। जबकि गैमीट के केस में क्या था, गैमीट के केस में एक मेल गैमीट चाहिए था और एक फीमेल गैमीट चाहिए था, और दोनों को फ्यूज करना पड़ता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब बनता है जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तब क्या बनता है, जाइगोट। जबकि स्पोर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्पोर अकेला काफी है। आगे देखिए, a spore can grow into a new individual all by itself, whereas a gamete must fuse with another gamete to start growing। जैसा कि मैंने बताया कि एक गैमीट को दूसरा गैमीट चाहिए अपोजिट सेक्स वाला, ताकि वो उसके साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बना सके, नया ऑर्गेनिज्म बना सके। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पोर को किसी दूसरे स्पोर की आवश्यकता नहीं है, ये अकेला ही काफी है एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा माइटोसिस और मियोसिस। जब तक अभी तक मैं पढ़ाया हूँ तो अधिकतर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। सर कहीं कहीं लिखा होता है इक्वेशनल डिवीजन, कहीं कहीं लिखा होता है रिडक्शनल डिवीजन, तो इन दोनों में मतलब बताइए सर। तो चलिए हम देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्या है। तो माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। कहीं कहीं आपको इक्वेशनल डिवीजन मिल जाएगा और कहीं कहीं लिखा होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस में होता कुछ नहीं है, क्या होता है, कोई सेल होती है और सेल में हो जाता है डिवीजन। क्या हो जाता है, डिवीजन। सेल में इस प्रकार की डिवीजन कि जो सेल है वो दो इक्वल डॉटर सेल में बदल जाए, चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रकार के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। और माइटोसिस में ये भी ध्यान रखना कि जो डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। यानी अगर 46 क्रोमोसोम इसमें है तो डॉटर सेल में भी कितनी क्रोमोसोम होंगे, 46, और इसमें भी कितना होगा, 46। यानी एक सेल से दो सेल तो बनेगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल। सेल का एक ऐसा प्रोसेस, सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें कोई सेल डिवाइड करती है टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल डिवाइड कर करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। यानी ये वाला सेल इसका आइडेंटिकल होगा और ये दोनों सेल भी अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होंगे। तो यानी इसमें जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल होता है। इक्वेशनल क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, जितना पेरेंट सेल में होगा उतना ही डॉटर सेल में होगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये क्यों होता है, ये होता है ताकि हमारी सेल जो मर चुकी हैं या जो जिनमें ग्रोथ करना है, जिनका अभी अभी डिवीजन हुआ है, वो ग्रोथ कर सकें। और टिश्यू के रिपेयर के लिए भी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। रोज न जाने कितनी सेल मरती रहती हैं और डिवाइड होती रहती हैं, तो वो सब किसके द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा। और माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, तो इक्वेशनल डिवीजन है। अब आते हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन।
मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है और मियोसिस भी बोलते हैं। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन। ये भी एक प्रकार का क्या है? सेल डिवीजन है, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है और एक सेल 4 सेल को जन्म देती हैं। एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? 4। और क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है? हाफ। इसलिए इसको बोला गया रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला गया? रिडक्शनल डिवीजन। जबकि माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम था और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब मेल गैमीट बनता है, मेल से क्या बनता है? मेल गैमीट, और फीमेल से फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम क्या बताया अभी? तो आप कहेंगे सर स्पर्म। और फीमेल गैमीट का नाम क्या था? ओवा। तो मेल गैमीट से बन गया स्पर्म और फीमेल गैमीट से क्या बन गया? ओवा। तो ये जो बना, ये किस प्रोसेस के द्वारा बना? क्या ये माइटोसिस के द्वारा बना या मियोसिस के द्वारा बना? तो जो बच्चे जानते होंगे, ये बनता है मियोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। अब समझिए बात को, मियोसिस में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट सेल में आपको पता है ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के केस में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जब मियोसिस हो जाएगी तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? आधा। यानी जब स्पर्म की बात की जाएगी तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 23 पेयर मत बोलिएगा, कितना हो जाएगा? 23। और जब फीमेल के केस में ओवम बनेगा तो कितना क्रोमोसोम बन जाएगा? 23। यानी 46 का कितना हो गया? आधा। 46 का कितना हो गया? आधा। तो इस प्रकार का जो डिवीजन होता है, इस प्रकार का जो सेल डिवीजन होता है, वो क्या कहलाता है? मियोसिस। जबकि माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। जितना पेरेंट सेल में रहेगा उतना ही डॉटर सेल में रहेगा। तो आई होप माइटोसिस और मियोसिस आपको क्लियर हो गया होगा। तो माइटोसिस का दूसरा नाम बोलिए जल्दी। माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। और आपसे कोई पूछे मियोसिस का दूसरा नाम, तो मियोसिस का दूसरा नाम उससे बताइएगा। मियोसिस का दूसरा नाम हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। चलिए, आई होप आपको माइटोसिस और मियोसिस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक से चलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म में 2 लोग आते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। जब आप 11th में जाएंगे तो आपको 5 किंगडम पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी आप इतना ही याद रखिए कि ऑर्गेनिज्म में कितने लोग आते हैं? 2, एक प्लांट और एक एनिमल। अब इसके कुछ फीचर हैं। कैसे पता चलेगा सर कि हमें कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो इसके कुछ फीचर हैं। फीचर क्या है? नंबर 1 है आपका ग्रोथ, नंबर 2 है रिप्रोडक्शन, नंबर 3 है मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 है कॉन्शियसनेस। यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ कर रहा है, अब ग्रोथ 2 तरीके से हो सकती है, या तो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो जाए, या फिर सेल का साइज बढ़ जाए, या फिर क्या हो जाए? सेल का साइज बढ़ जाए। और जब सेल डिवीजन होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सेल का नंबर। तो सेल नंबर में इंक्रीज होना और सेल साइज में इंक्रीज होना, ये दोनों क्या हैं? ग्रोथ हैं। तो एक फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। दूसरे फीचर की बात की जाए तो वो है रिप्रोडक्शन। यानी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी अपने समान जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। आपने अभी डिफिनीशन पढ़ा, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे अपने समान जीव को उत्पन्न कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला आपका दिया गया है फीचर मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? तो हमारे सेल में तमाम रिएक्शन, हमारी बॉडी में तमाम रिएक्शन चलती रहती हैं।
कुछ रिएक्शन होती हैं कैटाबॉलिज्म और कुछ होती हैं एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जब लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो कैटाबॉलिज्म कहलाती हैं। और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी जो छोटे ग्रुप के मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में ऐड होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला दें, यानी एनाबॉलिज्म जो रिएक्शन है और जो कैटाबॉलिज्म वाली रिएक्शन है, इन दोनों को मिला दें तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी रिएक्शन चलती हैं जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कुछ ऐसी रिएक्शन चलती हैं जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनता है। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म फीचर शो कर रहा है तो वो हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागरूक, यानी हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अगल बगल क्या चल रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, इसके प्रति जागरूक होना, इसके प्रति अवेयर होना ही क्या कहलाएगा, कॉन्शियसनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे एक टर्म्स और आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के प्रति अवेयर रहना, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके शरीर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सब सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आएंगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मैंने बताए, तो आप कहेंगे सर पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा कॉन्शियसनेस। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं कि अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। आपके सिलेबस में अभी केवल दो प्रकार बताए गए हैं। अब आगे हायर क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रिप्रोडक्शन के 3 टाइप पढ़ने होंगे। कौन कौन से, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, तो आप कहेंगे सर केवल एक पेरेंट। यानी अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में तो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो इसमें सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या है सर, सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होके सर क्या बनाएंगे, तो गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनेगा और गैमीट किस में बनता है, गैमीट एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में बनते हैं। अभी आपकी क्लास में दिया गया है कि गैमीट जो होता है वो एसेक्सुअल में नहीं बनता है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन होने के पश्चात भी, होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है कि हो जाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब गैमीट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इस दोबारा मत पूछिएगा, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन अगर देखना हो, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। इसमें देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बाई पेरेंटल होता है। अब बाई पेरेंटल क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, तो यानी कि इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, दो पेरेंट। कितने पेरेंट, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसा कि आपने ह्यूमंस के केस में देखा कि ह्यूमन जो होते हैं उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी मेल के केस में अलग होता है और फीमेल के केस में अलग। अब मेल के केस में हम देखेंगे
तो मेल का कुछ सिंबल इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मेल का सिंबल होता है। और मेल के सेल में, यानी ये मेल हो गया आपका और ये क्या हो गया, फीमेल। मेल और फीमेल के सेल्स में कुछ स्पेशल सेल में क्या होता है, मियोसिस। इसलिए मैं आपको मियोसिस के बारे में पहले ही बता चुका हूं। मियोसिस में क्या होता है सर, मियोसिस में होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें मेल और फीमेल में क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है, यानी डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड को हम डिनोट करते हैं 2n से। किससे डिनोट करते हैं, 2n से। और जब डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी तो बन जाएगा हैप्लॉयड सेल। क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड सेल, यानी मेल गैमीट। और मेल गैमीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड को हम डिनोट करते हैं n से, यानी तो 2n से क्या बन गया, n। तो 2n से n बनने के लिए कौन सा प्रोसेस हुआ, तो आप कहेंगे सर मियोसिस। वैसे यहां भी क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बन जाएगा, फीमेल गैमीट। और ह्यूमंस के केस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का नाम बताइए, जल्दी से वीडियो में कमेंट करके बताइए कि मेल गैमीट क्या होता है, ह्यूमंस के केस में क्या नाम होता है उसका, और फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है। मेल गैमीट को हम ह्यूमंस के केस में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब स्पर्म और ओवा का हो जाता है फ्यूजन, यानी फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है, जाइगोट। और यहाँ पे जो आपका जाइगोट बनता है वो बन जाता है 2n। कैसे देखते हैं एक बार, मेल कैसा था 2n, फीमेल कैसी थी 2n। 2n में हो गया मियोसिस, यानी जो मेल के सेल में थे उसमें क्या हो गया, मियोसिस। तो क्या बन गया, मेल गैमीट। यहाँ पे मेल गैमीट कैसा है, n। फीमेल गैमीट भी कैसा है, n। n और n जब मिल जाएंगे, यानी जब दो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और आप लोग जानते ही होंगे, मैथ में थोड़ा बहुत जोड़ घटाव पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि n और n मिलकर क्या बन जाता है, 2n। तो यहाँ पे हैप्लॉयड को हम डिनोट करते हैं n से और डिप्लॉयड को 2n से। तो जाइगोट कैसा होता है आपका, डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड। और गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉयड। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व हुए, तो आप कहेंगे सर 2 मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। और इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने गैमीट भी बनाया, यानी कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन भी होगा। मेल के केस में मेल गैमीट और फीमेल के केस में फीमेल गैमीट। इसके बाद जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन जाएगा तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अभी मैंने आपको यहाँ बताया, जब दो मेल गैमीट्स, एक मेल गैमीट्स और एक फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है तो बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट में अगर हो जाएगी माइटोसिस, याद रखिए जाइगोट में क्या हो जाएगी, माइटोसिस, तो बन जाएगा इम्ब्रियो। क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो। अब आपको मैंने बताया था कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, जितना था उतना ही होगा। तो जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर कितना था, तो आप कहेंगे सर जाइगोट तो डिप्लॉयड थी, यानी उसमें 2n था। तो इम्ब्रियो में भी कितना हो जाएगा, 2n। और फर्दर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर के बन जाएगा फीटस, उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीड्स टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जिसके पश्चात क्या बन जाता है, जाइगोट। और जाइगोट आगे चलकर क्या बन जाता है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो से आगे चलकर क्या बन जाता है, ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि जो संतान होती है उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है कि हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। अपने लेवल पे याद रखिए, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी
नहीं होगा। वो अलग बात है कि आपको हायर क्लास में बताया जाएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, यानी यहाँ पे गैमेट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो यंग वंस होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के एकदम सिमिलर, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी होते हैं। कैसे होते हैं सर, ये कैसे, थोड़ा समझाइए सर। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सिंगल पेरेंट है, केवल एक पेरेंट है। मैंने अभी बताया आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक, यानी यूनिपेरेंटल। तो इसमें क्या हो गया, इससे क्या बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बन गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसने उठा करके अपने संतान को दे दिया, अपने क्लोन्स को दे दिया। तो जैसा उसका डॉटर होगा वैसा ही उसका फादर था, ठीक है। जैसा क्या था, फादर या मदर सेल जो भी थी, फादर जैसा था वैसा ही क्या हो गया, डॉटर। तो इस केस में इसको हम क्लोन्स बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरेंट के जैसा क्यों नहीं था, क्यों हमने इसको क्लोन्स नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट हैं। और जब दो अलग अलग पेरेंट है तो अलग अलग क्रोमोसोम है, और जब अलग अलग क्रोमोसोम है, दो अलग अलग क्रोमोसोम मिल रहे हैं यहाँ पे, तो जाइगोट बन रहा है। तो इसमें जो करेक्टर आएंगे ऑफस्प्रिंग्स में वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के आएंगे, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन आती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म या जो पुराने जीव हैं, प्रिमिटिव जो बहुत पहले बने थे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, फंजाई हो गया, उन सब में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, आप कहेंगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पुराने जो ऑर्गेनिज्म है, प्राचीन वाले जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह, उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए आगे मैंने बताया आपको, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे ना हो करके उनमें क्या होता है, वेरिएशन होती है, विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सिमिलर ना हो करके, बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में डिफरेंट पता आपको चल गया होगा कि क्या अंतर होते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पहले हम देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट का जब फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपकी जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप्स है आपका फिजन। फिजन क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी यूनिपेरेंटल होते हैं। तो ये जितने भी आपको दिए गए हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये जो आपको दिए गए हैं इनमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो जितने भी दिए गए हैं आपको यहाँ पे,
इनमें फर्टिलाइजेशन जैसा कोई भी चीज नहीं होगा। इसके अलावा गैमेट भी इसमें नहीं बनेंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे फिजन का एग्जाम्पल दिया गया है अमीबा। तो अमीबा क्वेश्चन आता है कि अमीबा में बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबा में आप कहेंगे सबसे पहले कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल। उसके बाद उसमें भी अगर कंसाइज करके पूछे तो आप कहेंगे कि उसमें फिजन होता है। उसमें भी अगर कंसाइज करके पूछे तो आप कहेंगे कि अमीबा में होता है सर बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या होता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। उसके बाद हम बात करें बडिंग के बारे में। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक हाइड्रा है और हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा में क्या होता है, एक बड बनता है। और ये जब बड बड़ा हो जाता है तो टूट करके गिर जाता है और इस बड से एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसको हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। अगला है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या बनेगा, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। तो कोई चीज, जैसे मान लीजिए स्पाइरोगायरा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो एक स्पाइरोगायरा, मान लीजिए स्पाइरोगायरा एक प्लांट होता है। क्या होता है, प्लांट। प्लांट में भी कौन सा प्लांट होता है, एल्गी होती है। तो एल्गी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पाइरोगायरा को कट कर दिया गया या इसमें कोई फ्रेगमेंट टूट गया और टूट करके गिर गया जमीन पे, तो एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए एक स्पाइरोगायरा ये हो गया, एक स्पाइरोगायरा ये हो गया और एक स्पाइरोगायरा ये हो गया। तो इससे एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा, इससे एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा और इससे एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें भी कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे देखिए कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो सर आप कहेंगे केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कैसा है, यूनिपेरेंटल। यहाँ पे भी देखिए आप, एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, दो। कितने अमीबा, दो, दो डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, सिंगल पेरेंट। कितने पेरेंट, सिंगल पेरेंट। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, यूनिपेरेंटल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब इसमें भी अभी मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है, और जब बडिंग होती है तो उससे एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो आप कहेंगे सर केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करें राइजोपस की। राइजोपस में भी क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर मैंने बताया आपको क्या होता है कि स्पोर को किसी दूसरे स्पोर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप में एक बिहारी होता है, एक बिहारी सब पे भारी। तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया राइजोपस बन जाता है। और ये इतने लार्ज अमाउंट में होते हैं कि जब ये फटते हैं तो लाखों की संख्या में स्पोर्स निकलते हैं। तो एक इसमें होता है, राइजोपस में होता है। और राइजोपस आपका एक प्रकार का फंजाई है, फंगस है। क्या है, फंजाई है। ठीक है। आगे चलते हैं हम रीजनरेशन के बारे में। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोई चीज अपने आप को रीजनरेट कर ले, पुनः। री मतलब भी मैंने बताया था आपको क्या होता है, पुनः, अगेन। तो री मतलब पुनः और जनरेशन मतलब जनरेट कर ले, जो अपने आप को पुनः जनरेट कर ले। कौन जनरेट कर लेगा, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा। क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है तो वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन अगर हाइड्रा को हम कट कर दें और कट करके इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट में फेंक दें तो इससे एक नया हाइड्रा बन जाएगा। इसी प्रकार प्लेनेरिया के केस में अगर हम प्लेनेरिया को कट करते हैं तो प्लेनेरिया हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो क्या हुआ इसमें, इसने एक इस वाले पार्ट ने एक नया प्लेनेरिया को रिजनरेट कर दिया। यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट ने एक नए हाइड्रा को रिजनरेट कर दिया। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहलाएगा रीजनरेशन। इसमें बताइए कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो आप कहेंगे एक पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें बताइए कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो एक पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। वेजिटेटिव जैसा नाम से स्पष्ट है किसके लिए रिप्रोडक्शन होगा, ये प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, यानी ज्यादातर प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या आपने कभी गुलाब के पौधे से एक नया गुलाब का पौधा लगाया है? जरूर लगाया होगा बचपन में आपने। क्या आपने नींबू के पौधे से एक नया नींबू का पौधा बनाया है? तो जरूर बनाया होगा। तो ये जो आपने बनाया था वो कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आपने उसमें कोई दो प्लांट जोड़ा था? नहीं, उसमें कोई दो प्लांट नहीं जोड़ते हैं। एक प्लांट से ही दूसरा प्लांट हम जनरेट कर सकते हैं बिना दो प्लांट को जोड़े हुए। तो ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग लिखिए, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड क्या कह रहा है? फिजन। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था कि एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका टॉपिक फिजन। क्या है फिजन? अभी मैंने बताया आपको, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो पुराने ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिजन किस में पाया जाता है, किस में होता है? तो आप कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन होता है। जो केवल एक प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? फिजन होगा। आगे देखिए इसकी डिफिनीशन दी गई है। क्या होता है फिजन में? इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स। कौन डिवाइड करता है? ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है तो टू और मोर इक्वल पार्ट्स, और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मैं एक अमीबा ले रहा हूँ। अमीबा किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, और ये किसी भी शेप का हो सकता है। तो मान लीजिए अमीबा है। ये मत सोचिएगा कि सर आप कैसा चित्र बना रहे हैं, अमीबा में किताब में तो अलग बना हुआ है। तो बिल्कुल भी अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। तो एक अमीबा में हो गया ग्रोथ। क्या हुआ? ग्रोथ। और ग्रोथ के बाद इसमें हो गया डिवीजन। कैसे डिवीजन होता है? दो तरीके से। एक बार क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरी बार में सेल का डिवीजन होता है। वो अलग बात है, आपको आगे पढ़ना होगा। अभी के लिए हम देखते हैं कि एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? दो। तो ये जो अमीबा है इसको हम बोलते हैं पेरेंट अमीबा। क्या बोलते हैं? पेरेंट अमीबा। और जो ये जो अमीबा बना हुआ है दो, इसको हम बोलते हैं डॉटर अमीबा। क्या बोलते हैं? डॉटर अमीबा। तो एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? दो। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं? तो आप कहेंगे एक पेरेंट इन्वॉल्व हैं। तो बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ ये? तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें भी अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया फिजन। अब बताइए आपका अमीबा, एक अमीबा से कितने अमीबा बने हैं? तो आप कहेंगे दो। तो कौन सा फिजन हो गया? बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन हो गया? बाइनरी फिजन हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। ईच डॉटर सेल इज एबल टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल। अब आगे देखिए, ये जो डॉटर सेल है ये ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करके फिर से डिवाइड होगी और नए डॉटर सेल बनाएगी। ये भी ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करके एक नया डॉटर अमीबा बनाएंगे। फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा और बहुत सारे अमीबा बनते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फिजन भी दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका बाइनरी फिजन और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। कौन कौन से? एक बाइनरी और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाई मतलब दो, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बना ले डिवाइड होकर के, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे आपका बाइनरी फिजन का डिफिनीशन दिया गया है। पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ बाय माइटोसिस। अब यहाँ पे इसलिए मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको समझ में आए माइटोसिस क्या होता है। तो आप कहेंगे सर माइटोसिस हमें अच्छे से पता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है
और प्रत्येक सेल 2 इक्वल सेल में डिवाइड हो जाती है। देखिए सेम बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एक पेरेंट अमीबा है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, पहले इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस इलोंगेट करेगी और सेल का ग्रोथ भी देखिए यहाँ पे हो रहा है। और ग्रोथ होकर के धीरे धीरे क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ध्यान रखना, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। अब देखिए धीरे धीरे सेल यहाँ पे पतली होती जा रही है। अब इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। सर साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन। साइटोन का मतलब ही होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। यानी जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब सेल का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। बताइए यहाँ पे एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, क्या आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। और इन अमीबा को हम भली भांति जानते हैं, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। चलिए थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ बाय माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, और जो उनके जेनेटिक मटेरियल हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। और फर्दर ये ग्रोथ करके, दोनों डॉटर सेल ग्रोथ करके एक नया इंडिविजुअल, 2 नए इंडिविजुअल में बन सकते हैं, 2 नए इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो बताइए एक से कितना बना, 2, और 2 से कितना बनेगा, 4, 4 से कितना बनेगा, 8। इस प्रकार का डिवीजन चलता रहता है और अमीबा मौज करते रहते हैं। आगे देखिए, ईच हाफ रिसीव्स इक्वल जेनेटिक मटेरियल। मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए भाई साहब, कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस। माइटोसिस में जो है जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। कैसा होता है, इक्वल डिवीजन। और उसके बाद जब डिवीजन हो जाता है तो एक नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं, यानी ये ग्रोथ करेगा, इसका साइज बढ़ेगा, और ये फिर बिल्कुल अपने मम्मी जैसा हो गया, अपनी पेरेंट जैसा हो जाएगा। इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर अब क्या होता है कि ये इसका तो अस्तित्व तो खत्म हो गया, ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये जो डॉटर अमीबा है ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा था। क्यों नहीं होगा पेरेंट के जैसा, क्योंकि सिंगल पेरेंट है। कितने पेरेंट हैं, सिंगल। तो जैसा पेरेंट होगा वैसा ही डॉटर होगा, इसलिए हम इसको क्लोन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लोन्स। क्योंकि कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यूनिपेरेंटल है, तो इसको हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है, और लिस्मानिया भाई साहब बहुत खतरनाक ऑर्गेनिज्म है ये, इससे काला आजार होता है। क्या होता है, काला आजार। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, काला आजार बीमारी जो है वो लिस्मानिया की वजह से होता है। ये भी एक प्रकार का प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। आई होप ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिए और पूछिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। अगले टॉपिक क्यों चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है आपका मल्टीपल फिजन। कौन सा टॉपिक है, मल्टीपल फिजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मल्टी मतलब बहुत सारे, और फिजन मतलब डिवीजन। तो बहुत सारे, जब एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या होता है मल्टीपल फिजन, जब एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। चलिए देखते हैं थ्योरी के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द पेरेंटल बॉडी न्यूक्लियाई डिवाइड्स टू प्रोड्यूस मेनी स्मॉल न्यूक्लियाई विदाउट एनी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है भरपूर मात्रा में। यहाँ पे देखिए एक सेल दिखाई गई है, इस सेल में क्या होगा, पहले बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे 1 से 2 नहीं बना है, हजारों की संख्या में बने हैं। तो इस प्रकार का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, मल्टीपल फिजन। इसके बाद क्या होगा, प्रत्येक न्यूक्लियस को अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। प्रत्येक न्यूक्लियस को अपना क्या मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस बने हैं फर्दर इनमें हो जाएगा रैप्चर। क्या हो जाएगा, सेल का हो जाएगा रैप्चर, और ये जो प्लाज्मोडियम है ये बाहर
निकल आएगा। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिजन, ये किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। एक प्रकार का आपका स्पोरोजोआ है, आगे चल के इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एक प्रकार का प्रिमिटिव एनिमल्स भी है, इसको कहा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है इसमें मल्टीपल फिजन में कि जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, यानी हजारों की संख्या में, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेटर ईच न्यूक्लियस कलेक्ट सम साइटोप्लाज्म। पहले क्या हुआ, एक न्यूक्लियाई से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, यानी एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हो गई। अभी तो मैंने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी नहीं हुआ है। पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियस को, ईच न्यूक्लियस को अपना अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। उसके बाद सेल में हो जाएगा रैप्चर, सेल कर जाएगी रैप्चर, और जो प्लाज्मोडियम बने हैं, या इनको मीरोजॉइड्स भी बोलते हैं, वो मीरोजॉइड्स इस सेल से निकल करके अपने ग्रो करके नया प्लाज्मोडियम बना देंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा गया है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडिया से क्या होता है? मलेरिया एक प्रकार का पैरासाइट है जो कि प्रोड्यूस अराउंड 1000 डॉटर सेल। बताइए कितने डॉटर सेल बनाते हैं प्लाज्मोडियम? हजारों की संख्या में डॉटर सेल बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्लाज्मोडियम किसका? मल्टीपल फिजन का। यहाँ पे देखिए अमीबा भी मल्टीपल फिजन कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक पेरेंट अमीबा लिखा हुआ है। पेरेंट अमीबा अगर बाइनरी फिजन कर रहा है तो एक से कितना सेल बनाया? 2 डॉटर सेल बनाया, या फिर 2 डॉटर अमीबा बनाया। और अगर मल्टीपल फिजन करेगा तो पहले अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा सिस्ट। सिस्ट एक मजबूत दीवार जैसी संरचना होती है। उसके बाद इसके न्यूक्लियस बहुत संख्या में डिवाइड करेंगे, यानी कैरियोकाइनेसिस भर भर के होगी, और भर भर के कैरियोकाइनेसिस होगी। उसके बाद इसको मिल जाएगा अपना साइटोप्लाज्म, प्रत्येक न्यूक्लियस को अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, और उसके बाद सेल कर जाएगी रैप्चर, और ये सारे जो डॉटर सेल्स हैं ये बाहर निकल करके ग्रो कर जाएंगे, और ग्रो करके नए अमीबा बनाएंगे। तो अमीबा में दोनों प्रकार के फ्यूजन हो सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है और मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने देखा प्लाज्मोडियम में कौन सा फ्यूजन होता है? मल्टीपल फ्यूजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी से हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या दिया गया है आपका? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के, प्लांट और एनिमल। कौन कौन से? प्लांट और एनिमल। उसके बाद हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने बताया आपका रिप्रोडक्शन का मीनिंग बताया, जल्दी से कमेंट में करिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन की रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन लिखिए। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस बताया और गैमेट और स्पोर के बारे में बताया। इसको आप रिवीजन करते रहिएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो देखिए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इन सब के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद मैंने बताया कि इन दोनों में अंतर क्या है, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। 2 अंतर तो आपको याद ही रखना है। कौन कौन से? कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई पेरेंटल होता है, और इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं इन्वॉल्व, और गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। इतना तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू, 1 नंबर समझ लीजिए, आपके लिए फ्री का है अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं तो। इसके बाद हम लोगों ने फिजन पढ़ा कि फिजन कहाँ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, अमीबा में हो सकता है, पैरामीशियम में हो सकता है, और बैक्टीरिया में हो सकता है। उसके बाद फिजन के टाइप्स पढ़े, बाइनरी फिजन्स और मल्टीपल फिजन्स।
इसके बाद बाइनरी फ्यूजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने, ये क्या होता है। इसके बाद मैंने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बताया। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस, और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस। इसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो कमेंट में अपना पॉजिटिव कमेंट दिखाइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मुझे क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।